साजिद तारिक साहब ने नेतन्याहू को कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कोई जॉइंट स्टेक नहीं हुआ, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। 7वीं मीटिंग थी, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई बल्कि प्रेसिडेंट ने दरवाजे पे आके रिसीव भी नहीं किया। F-35 जो टर्की को बेचे अमेरिका ने, उसके ऊपर भी नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से जो क्रिटिसिज्म आया था, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको भी रद्द किया था कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसी को क्या बेचना है। आपको क्या लगता है नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग दोबारा शुरू करने पर राजी कर दिया होगा या नहीं राजी किया? देखिए, मेरा जो जाती तौर पे ख्याल है, इजराइल को जो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, अमेरिका ने पिछले इस्लामाबाद अकॉर्ड के अंदर उसको क्यों नहीं रखा और उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। आप कैसे देखते हैं नेतन्याहू के दौरा अमेरिका के मौके पर ईरान के जॉर्डन पे बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए उन्होंने जो ईरानी जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो भी मिसाइल मारते हैं इजराइल के रास्ते में, जॉर्डन की जो बेसिस है उनको इंटरसेप्ट करती है। एक तो उन्होंने सिग्नल इजराइल को भी दिया है, जॉर्डन को भी दिया है कि हम अभी भी, हमारा नेक्स्ट टारगेट इजराइल होगा दोबारा। नेतन्याहू एक प्लान लेके आए हैं कि हम 15,000 मिसाइल एकदम ईरान पर मारें ताकि वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में ना हो। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने बताया कि अभी वो प्लान कर रहे हैं लार्ज स्केल अटैक, एंड देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। इस वक्त मेरे ख्याल ईरान अगर टेबल पर नहीं आता डायलॉग की तरफ या मुज़ाकरात को किसी हतमी हल नहीं उसका निकलता, तो मेरे ख्याल में अमेरिका वोंट हैव एनी चॉइस। 5 दिन बाद जंग होती शुरू हो रही है, दोबारा शुरू होती नजर आ रही है। मेरा ख्याल है अगर टर्म्स नहीं आते तो मेरा हो सकता है इससे जल्दी हो जाए। एक बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं, बड़ी जंग की तरफ, जिसमें पूरा खिता लपेट में आएगा। वो कहते हैं हम जवाब में अरबों का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। देखिए, उन्होंने अपना करना काफी हद तक उन्होंने कर लिया। इसमें बामर जो यूके के अंदर इस वक्त खड़ा किया हुआ है उन्होंने, वो 2-2 हजार पाउंड के बम, उसके 24-24 बम, अगर वो इस तरह का लार्ज स्केल अगर कोई अटैक अमेरिका करता है, ईरान वोंट बी हैविंग कैपेसिटी टू डू इट। अगर उनका एनर्जी सेक्टर ही खत्म कर दिया जाए तो बगैर पावर की चीजें वहां से उड़ाएंगे किस तरह, करेंगे किस तरह वो। अच्छा, अक्टूबर में इजराइल में भी इलेक्शन है और कहते हैं नेतन्याहू जीत नहीं रहा, वहां कोई और वजीर आजम आ जाएगा, तो आप समझते हैं कि नेतन्याहू का ये दौरा है अमेरिका उसकी इजराइल में वजारत उसमें बचा सकता है? क्योंकि बीबी नेतन्याहू के लिए इस वक्त नई जंग, नया महाज जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी है। और बीबी नेतन्याहू हमेशा यही करता है कि इलेक्शन के करीब आके वो कुछ जंग छेड़ता है जिसमें वो एक ऐसा वो मंजरनामा पेश करता है कि आई एम द ओनली सेवियर ऑफ इजराइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से साजिद तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारिक साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मुज़म्मिल भाई, कैसे मिजाज आपके? साजिद तारिक साहब, नेतन्याहू को कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कोई जॉइंट स्टेक नहीं हुआ, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई एलामिया नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आई, इकट्ठी मुलाकात थी, क्या हुआ? इड्डा डाउन क्यों करता तुसी नेतन्याहू? दो चीजें थी इस वक्त जो मैं रिसर्च कर रहा था अपनी कि वजह क्या है इसकी। एक तो वो 7 जर्नलिस्ट किसी को लेकर ही नहीं आए, नंबर 1। दूसरा, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई सिट डाउन, कुछ भी नहीं है। उसके पीछे एक वजह है, उसकी वजह ये थी कि वो एक राय आमा पाई जाती है कि इजराइल इज ड्राइविंग अमेरिका, इजराइल इज लीडिंग अमेरिका इंस्टेड ऑफ अमेरिका लीडिंग देम। उस मिथ को तोड़ा जाए, उस कॉन्सेप्ट को। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो ओरिजिनली चाहते हैं कि जितनी पब्लिक ओपिनियन इस वक्त इजराइल के खिलाफ है वहां से भी उनको ब्रेक मिले। आपने देखा होगा कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने और उसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि अभी उनके आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मुझे इजराइल की इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने इस चीज को भी, उनका F-35 जो टर्की को बेचे अमेरिका ने, उसके ऊपर भी नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से जो क्रिटिसिज्म आया था, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको भी रद्द किया था कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसी को क्या बेचना है। तो दर हकीकत वो जो इन 2 चीजों से नजर आता था कि वो इस राय अम्मा को रद्द करना चाहते हैं कि इजराइल इज इंटरफेयरिंग एंड लीडिंग। और दूसरा भी, तीसरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, वो जो त्यारा दिया था कतर ने, उसको भी जब इन्होंने चेंज किया तो उसके पीछे ये था कि इजराइल की इंटेलिजेंस थी कि दे कैन अटैक और आपकी चीजें लीक हो रही हो उस त्यारे की वजह से, आपकी जो बातें अंदर जहाज के होती हैं। तो मेरे ख्याल में इन 3-4 चीजों को रद्द करने के लिए इसको बड़ा डाउन प्ले किया गया है। लेकिन टाइम ऑफ इजराइल के मुताबिक, आज के टाइम ऑफ इजराइल के मुताबिक, इनका जो मीटिंग थी इट वाज पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव। 7वीं मीटिंग थी, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई बल्कि प्रेसिडेंट ने दरवाजे पे आके रिसीव भी नहीं किया है डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू। कोई दरवाजे पर रिसीव नहीं किया और कोई तस्वीर बाहर लीक नहीं हुई। सिर्फ एक तस्वीर जहां इकट्ठे बैठे हैं उसकी तस्वीर बाहर निकाली है, वो भी
किसी अमेरिकन चैनल ने उसको कवर नहीं किया। आज सुबह सारे चैनल जो है, किसी ने बीबी नेतन्याहू के बारे में कोई स्टेटमेंट, खबर, कोई चीज नहीं दी कि बात क्या हुई है, क्या नहीं हुई है। अल्टीमेटली ईरान जो था इसी को डिस्कस करने के लिए आए थे वो, और वो करके गए होंगे कि इस जंग का बाकी क्या करना है। आपको क्या लगता है नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग दोबारा शुरू करने पर राजी कर लिया होगा या नहीं राजी किया होगा? देखिए, मेरा जो जाती तौर पे ख्याल है, इसराइल को जो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, अमेरिका ने पिछले इस्लामाबाद अकॉर्ड के अंदर उसको क्यों नहीं रखा और उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, उस कैपेसिटी को। तो मेरे ख्याल में उसके बारे में बातचीत की होगी। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा इसराइल जो है, उसको सबसे ज्यादा इशू ये है, कांग्रेस में सपोर्ट उनकी कम हो रही है, पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के अंदर जेन जी जो है वो खिलाफ है। और ये मेरे ख्याल में अब वो रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डिस्कस चीज की गई है, अभी भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने एक फॉक्स को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा है कि मैं सितंबर में जाऊंगा और न्यूयॉर्क जाऊंगा। मुझे मुमदानी, जो कि यहूदियों के खिलाफ एक नफरत फैला रहा है, मैं जाऊंगा, वो मुझे रोक के दिखा ले। और मेरा ख्याल मुमदानी साहब भी इससे स्टेप बैक हो चुके हैं, बिकॉज उनका सब्जेक्ट मैटर नहीं है फेडरल, इनकी अरेस्ट जो है वो अंडर आती है फेडरल लॉज के, और वो मेयर हैं स्टेट लॉज के अच्छा, मुताबिक। एक ये भी है कि अक्टूबर में इसराइल में भी इलेक्शन हैं और कहते हैं नेतन्याहू जीत नहीं रहा, वहां कोई बिल्कुल और वजीर आजम आ जाएगा। तो आप बिल्कुल। समझते हैं कि नेतन्याहू का ये दौरा है अमेरिका उसकी इसराइल में वजारत उज़्मा बचा सकता है? क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो इजरायली इलेक्शन में होगा ना, जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हो वही इसराइल में जीतता है। ये देखा जाता है कि अमेरिका की हिमायत किसको है। तो क्या नेतन्याहू अपने अक्टूबर इंतखाबात के लिए अमेरिकन नॉड या ट्रंप की नॉड ले सकें आज? मेरा ख्याल है कहा तो गया है, लेकिन मेरे पिछली खबरें जो मैंने देखी हैं कि इवन देन प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट सपोर्टिंग हिम। वो अपना अपना वोट जो है, जो इस वक्त लीड कर रहा है इलेक्शन में, जो दूसरा कैंडिडेट है, एक तो नफ्ताली बेनेट है, लेकिन एक और भी कैंडिडेट है। नफ्ताली बेनेट इज नॉट दैट पॉपुलर, लेकिन दूसरा कैंडिडेट, अब मुझे नाम उसका याद नहीं है। मैंने अभी चंद हफ्ते पहले उनकी पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज लीनिंग टुवर्ड्स सपोर्टिंग हिम, बिकॉज उनके पोल आगे आ रहे हैं। बीबी नेतन्याहू के लिए इस वक्त नई जंग, नया महाज जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी है। और बीबी नेतन्याहू हमेशा यही करता है कि इलेक्शन के करीब आके वो कुछ जंग छेड़ता है जिसमें वो ये एक ऐसा वो मंजरनामा पेश करता है कि आई एम द ओनली सेवियर ऑफ इसराइल। और जो इसराइल का एजेंडा है, चाहे ग्रेटर इसराइल हो, चाहे आस पड़ोस के जो जिस तरह गाजा 70-80% वो कब्जा कर चुके हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे इजरायली अवाम ये तासर मिलता है कि बीबी नेतन्याहू इज द ओनली वन हु कैन सेव इसराइल। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो दौरा नेतन्याहू है, ये ईरान वॉर पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सका या ईरान वॉर को इन्फ्लुएंस कर सका? नहीं, देखें, अगर देखा जाए तो ये जंग तो ईरान की इसराइल ने शुरू की है। डेफिनेटली इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रैप किया। मैं एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय मौजूद ही नहीं है। और देखें, ईरान को डायरेक्ट अमेरिकन मेनलैंड को तो थ्रेट ही नहीं था, स्वाय एक ऑब्जेक्टिव के, वो भी मेरे ख्याल में इन्होंने कन्विंस किया होगा कि जाके वहां से तेल चाइना जा रहा है तो जाके उसको इंटरप्ट किया जाए। और अमेरिकन हमेशा उनके जेहन में, प्रेसिडेंट ट्रंप के जेहन में 2-4 चीजें थी। एक तो अफगानिस्तान से जिस तरीके से ये निकले थे, उसकी वजह से पेंटागन बड़ा सीरियसली डिमोरलाइज था, आर्मी डिमोरलाइज थी उससे। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं फतूहात पे फतूहात करता जाऊं, इलाके फतह करता जाऊं, मैं चंगेज खान बन के सामने आऊं। एक तो वो बात थी। और दूसरा, चाइना इस वक्त पेंटागन के सर पे छाया है। डीप स्टेट ये समझती है कि चाइना की ग्रोथ को ना रोका गया, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी। और जिस तरीके से वो चाइना इस वक्त अफ्रीका के अंदर मुल्कों में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उनके साथ, जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, जिस तरीके से चाइना ने इन्फ्लुएंस इवन देन आके बैकडोर अमेरिका के साउथ अमेरिका में शुरू कर दिया था, वो एक अलार्मिंग चीज थी। तो मेरे ख्याल में यही एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन दर हकीकत दूसरी, जो आपने देखा होगा कि अमेरिका की नई फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अपना मिडल ईस्ट से और दूसरा यूरोप से
कुछ स्टेप बैक करना। उस इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये था कि उस वैक्यूम को फिल किया जाए, और अमेरिका भी ये चाहता होगा डेफिनेटली कि अगर हम वहां से हटते हैं तो इजराइल जो है वो हमारा वैक्यूम फिल करे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के आप देखें, हर चीज के साथ इब्राहिम अकॉर्ड को अटैच किया जाता है, और साथ ही यूएई ने इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर लिया है, और इजराइल का इन्फ्लुएंस उस एरिया में बढ़ चुका है, मजीद बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल में यही दो तीन ऑब्जेक्टिव थे। अब लेकिन चाइना अल्टीमेटली, उनकी भी ईरान इस वक्त रेड लाइन है, वो कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ईरान एट एनी कास्ट, दे आर स्टैंडिंग अप। मेरे ख्याल में दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब नेतन्याहू के दौरा अमेरिका के मौके पर ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल मारे हैं। हालांकि अमेरिका ने या इजराइल ने ईरान पर कोई बमबारी नहीं की, सीज फायर चल रहे थे। लेकिन इस सीज फायर को इस बार ईरान ने तोड़ा है और जॉर्डन पे बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पैगाम दिया है वाशिंगटन को कि हम जंग के लिए तैयार हैं। आप कैसे देखते हैं नेतन्याहू के दौरा अमेरिका के मौके पर ईरान के जॉर्डन पे बैलिस्टिक मिसाइल? देखें, उन्होंने कुवैत, बहरीन किसी जगह नहीं मारे, सिर्फ जॉर्डन पे मारे हैं, और इसराइल पे भी नहीं मारे, कहीं नहीं मारे, सिर्फ जॉर्डन पे मारे। क्यों? दो चीजें उसमें बताना चाहूंगा। एक तो इस वक्त जो ईरानी जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो भी मिसाइल मारते हैं इसराइल के, और रास्ते में जॉर्डन की जो बेसिस हैं उनको इंटरसेप्ट करती हैं। एक तो उन्होंने सिग्नल इसराइल को भी दिया है, जॉर्डन को भी दिया है कि हम अभी भी, हमारा नेक्स्ट टारगेट इसराइल होगा दोबारा। दूसरी तरफ से इराक के अंदर अमेरिका ने, इराक के अंदर सऊदीज ने वो भी सिग्नल दिया है, वहां उन्होंने अटैक किया है, जिसमें 20 इराकी जो है मारे जा चुके हैं। मेरे ख्याल में, मैं देख रहा हूं मुजम्मिल भाई, इस दफा अगर ये किसी परमानेंट सीज फायर की तरफ ना बढ़े तो जंग फैलती नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन ने जो अगले दिन ईरानी शिप को टारगेट किया है, उससे यह नजर आ रहा है कि यूरोप भी इसमें जंप करेगा फ्यूचर में, इस जंग के। अब दोनों जंगें मिलके, यूक्रेन की जंग और ईरान की जंग, और उसके बाद इराक भी इसमें अब एक नया एलिमेंट आ रहा है। तो अगर ये चीजें, अगर जंग ये स्प्रेड होती नजर आ रही है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। आज जो एक नई बात मैं सामने देख रहा हूं कि कल एक तो सोमाली पायरेट्स जो हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं, और दूसरा आज यमनी जो है, यमनी उन्होंने जो अपना रोका है, अपना बाबे मंदब, उसके ऊपर भी फीस लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीजें अगर इनको जल्दी ना रोका गया तो आप देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी वेरी लेकिन सीरियस। देखें, इराक से जो ईरानी निजी मिलिशिया है, उन्होंने सऊदी अरब पर हमले किए थे। उसके जवाब में सऊदी अरब ने इराक पर हमले किए हैं आज जवाब में, क्योंकि इराक से उन पर हमले हुए थे। इन हमलों की इराकी वजीर आजम ने कोई मजम्मत नहीं की है, और ना इराकी हुकूमत ने इनकी कोई मजम्मत की है। लेकिन ईरान भी जो हूसियों की और अरबों की लड़ाई है सऊदी अरब की, उसमें अभी शामिल नहीं हो रहा। ईरान ने कोई मिसाइल नहीं चलाया सऊदी अरब की तरफ। ईरान खुद को हूसियों वाली लड़ाई से दूर रख रहा है। उसने इराक से अपने प्रॉक्सी एक्टिव की है, लेकिन खुद ईरान अभी सऊदी अरब के साथ लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आप देख रहे हैं ना? जी बिल्कुल देख रहा हूँ, लेकिन ये देखें कि सारा असला तो सप्लाई जो उनके पास मिसाइलों की सारी सप्लाई है, वो तो सारी ईरान की तरफ से, वो सपोर्ट सारी उनकी उनकी तरफ से। ईरान की सपोर्ट के बगैर तो अल्टीमेटली दे कैन नॉट डू एनीथिंग, और वो सारा उनको देख के कर रहे हैं। ईरान अगर ये स्ट्रेटजी देख रहा है कि मैं खुद अटैक ना करूं और मेरी प्रॉक्सीज करती रहे हमले, लेकिन ये कि इससे शायद ये कोई नई स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ईरान अपने आप को बचा नहीं पाएगा आने वाले दिनों में। और सऊदी अरेबिया को खासकर, और उसमें फिर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कुवैत के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कोऑपरेशन की। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज मेरे ख्याल में इसमें आगे फ्यूचर आने वाले दिनों में एक की रोल अदा करेगा। ईरान की तरफ भी सिग्नल जा लेकिन ये भी तो नजर आया था कि 2 दिन में सऊदियंस ने हुसियों को बहुत मारा था। उन्होंने F-35 अपाची हेलीकॉप्टर से बड़ी बमबारी की थी, और खुद यमन की जो गवर्नमेंट है एंटी हुसीज, वो भी साथ मिल गई थी, उसकी भी मदद कर रहे थे। तो जब हुसियों को बहुत मार पड़ रही थी, तो फिर उन्होंने इराक से हुसियों की मदद दिलाई, जिसके जवाब में आज इराक पे। लेकिन अगर हुसियों को कोई बैरूनी मदद ना मिले इराक से या ईरान से, तो वो कहते हैं कि उनसे तो बाबुल मंदब खुलाना इतना मुश्किल नहीं है। उनसे तो फिर पाकिस्तान, सऊदी अरब मिलके, अमेरिका मिलके बाबुल मंदब आराम से खुला सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मैं समझता हूँ एक बड़ा अलायंस बाबे मंदब के बाद मेरे ख्याल में एक बड़ा अलायंस बनता नजर आ रहा है, जिसमें यूरोप भी साथ होगा अमेरिका के और सऊदी अरबिया के साथ,
और पाकिस्तान भी होगा और कुछ और ममालिक बल्कि होंगे। मेरे ख्याल में वो एक जंग जो है, एक बड़े बड़े जो एक लार्ज स्केल, आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज प्लानिंग टू हैव अ लार्ज स्केल अटैक। अब वो किस किस्म का अटैक होगा इसके बारे में अभी तक कुछ सामने अंदाजा नहीं आया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगले दिन कहा है कि ये अभी अगर ईरान मुज़ाकरात में किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, देन अमेरिका वॉन्ट हैव एनी चॉइस। तो मेरे ख्याल पर में ईरानियंस तो कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अगर देखिए ईरानियंस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो अमेरिका के पास तो विड्रॉ करने का ही राइट है ना, या वो जबरदस्त बमबारी करे या विड्रॉ करे। आपके ख्याल में क्या करेगा? दो तीन किस्म के प्लान है। आज मेरे ख्याल में ओमान, और आज ओमान की तरफ से भी कोई प्लान दिया है उन्होंने ईरान को। पर वो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में देखे पहले एग्री कर चुके थे। हो सकता है, यू नेवर नो। इसमें कोई भी, मैं समझता हूँ, चीजें मुश्किल नामुमकिन नहीं होती। कोई ना कोई हल, पहले भी तो देखे ना, इस्लामाबाद अकॉर्ड जो था वो बना ही था, वही था, उस पर एग्री किए थे 14 पॉइंट पे। यू नेवर नो, अभी भी देखें कि हो सकता है क्योंकि सोल्यूशन, पाकिस्तान इज इन कम्युनिकेशन, पाकिस्तान बात कर रहा है, डायलॉग कर रहा है उनके साथ। और फिर दूसरा इसमें जो मेरा मुजम्मल भाई एक इसके बारे में ख्याल ये है कि ईरानी, जिस तरह के अगले दिन मार्को रूबियो ने भी कहा है कि दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, वो करके अब हमारे साथ एग्रीमेंट या बाद में उसको चेंज कर देते हैं या उसको रद्द कर देते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त ईरानी जो है उन पे ट्रस्ट करना कोई इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां पे खुद एक केयास है, वहां पे कोई एक लीडरशिप नहीं है, वो क्यादत जीत रहे हैं, वो कहते हैं हमारा, हम जीत रहे हैं, हमें किसी की बात मानने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं नहीं। अमेरिका को शिकस्त हो रही है। नहीं, अमेरिका को शिकस्त हो रही, लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, अमेरिका ने अभी तक अपने पूरे मसल फ्लेक्स नहीं किए। उन्होंने अभी जो एक लार्ज स्केल अटैक है वो अभी तक उन्होंने नहीं वो किया। तो वॉर क्राइम होगा ना। सिविल, वो कहते हैं हम जवाब में अरबों का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। वो देखिए कहते हैं वार सनम हम डूबेंगे, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तारिक साहब मेरा शीशे के घर में बैठे हैं, वो कहते हैं सारे अरबा नु भन देंगे। नहीं, वो तो देखिए उन्होंने अपना करना काफी हद तक उन्होंने कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं। बेसिस उन्होंने तबाह कर दी, उन्होंने सिविलियन टारगेट बनाए, उन्होंने पानी के प्लांटों पे अटैक किया, उन्होंने अमेजन का डाटा सेंटर सारा उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लार्जर स्केल के रिटेलिएट करना ईरान के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है, अब देखें ना, B-1 जो बामर जो यूके के अंदर इस वक्त खड़ा किया हुआ है उन्होंने, वो 2-2 हजार पाउंड के बम, उसके 24-24 बम, अगर वो इस तरह का एक लार्ज स्केल अगर कोई अटैक अमेरिका करता है, ईरान वॉन्ट बी हैव एनी कैपेसिटी टू डू इट। अगर उनका एनर्जी सेक्टर ही खत्म कर दिया जाए तो बगैर पावर की चीजें वहां से उड़ाएंगे, किस तरह करेंगे, किस तरह वो लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में अमेरिका हैजंट गॉन टू द नेक्स्ट लेवल येट, मेरा जहां तक जाती है। मैंने कुछ इजरायली इंटेलिजेंस की आज खबरें देखी हैं। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू एक प्लान लेके आए हैं कि हम 15,000 मिसाइल एकदम ईरान पर मारें, 15,000 मिसाइल्स एकदम मारें, ताकि वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में ही ना हो। आपको लगता है इसराइल का ये प्लान ट्रम्प ने मान लिया होगा कि 15,000 मिसाइल एकदम ईरान पर मारे जाएं? मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने बताया कि अभी वो प्लान कर रहे हैं लार्ज स्केल अटैक, एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इस वक्त मेरा ख्याल है ईरान अगर टेबल पर नहीं आता डायलॉग की तरफ या मुज़ाकरात को किसी हतमी हल नहीं उसका निकलता, तो मेरे ख्याल में अमेरिका वॉन्ट हैव एनी चॉइस इस वक्त। और दूसरा, ईरान भी पब्लिक ओपिनियन लूज कर रहा है, अपनी हमायत लूज कर रहा है इस जंग को एक्सपेंड करके। मेरा जहां तक जाती ख्याल है, सऊदी अरेबिया को एंगेज करना और होतीज को, बाब मंदब को, मेरा ख्याल है पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी इसमें ईरान आपको 5 दिन बाद जंग होती शुरू हो रही है, दोबारा शुरू होती नजर आ रही है? मेरा ख्याल है अगर टर्म्स नहीं आते तो मेरा हो सकता है इससे जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो मेरे ख्याल में लार्ज स्केल अटैक किया जाएगा ईरान के ऊपर, जो एक बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। बड़ी जंग की तरफ, जिसमें पूरा खिता लपेट में आएगा, इसमें कोई शक नहीं। आपने भी जिस तरह फरमाया है कि वो आस पड़ोस के गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर अटैक करेगा, और इजराइल भी इसमें इन्वॉल्व होगा लार्जर स्केल में, GCC कंट्रीज के साथ होकर अगला अटैक करेगा, जो कि खौफनाक होगा, मेरे ख्याल में ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा।
और आपको इसका क्या लगता है कि ये जो ईरान और यूक्रेन की, आज तो इराकची और यूक्रेनी वजीर खारजा के दरमियान गुफ्तगू होके उन्होंने कहा वो एक हादसा था, हम लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आपको लगता है यूक्रेन और ईरान की सुलह हो जाएगी या ये लड़ाई भी चलेगी आगे? मेरा जहां तक जाती ख्याल है, आपको पता होगा कि कल बीबी नेतन्याहू भी वॉशिंगटन डीसी में थे और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी यहाँ पे थे। मेरे ख्याल में उन्होंने हमला करके अमेरिका को सर्व किया है, मेरा जहां तक जाती ख्याल है, ताकि यूरोप को इसके अंदर लाया जा सके जंग में। और दूसरा, बार बार उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ईरान पहले ही हालत जंग में है, इतने ज्यादा शाहिद मिसाइल जो है वो पहले रूस को दे चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी हमारे ऊपर अटैक किए हैं अपने फौजी भेजकर। तो मेरे ख्याल में यूक्रेन वही करेगा जो अमेरिका को सर्व करेगा। यूक्रेन वही करेगा। आपको लगता है अमेरिका यूक्रेन को और असला देगा या अमेरिका यूक्रेन को और असला नहीं देगा? मेरा ख्याल है नहीं देगा। उसकी वजह, अगर देगा असला सिर्फ इसी टर्म पर कि वो भी कैस्पियन सी के अंदर ईरानी शिप्स जो है उनको निशाना बनाए, सिर्फ मेरा ख्याल है इससे आगे नहीं देगा, क्योंकि वहां पे भी ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। लोग, अमेरिकन वोटर्स जो हैं, वो ये समझते हैं कि यूक्रेन की जंग जो है वो यूरोप की जंग है, इज नॉट एन अमेरिकन वॉर। ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया साजिद तार साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।